सो मान लीजिए कि आपके पास कहीं से कुछ लमसम पैसा आया 2 लाख 5 लाख 10 लाख, तो उसका क्या करना चाहिए? क्या होम लोन चल रहा है उसको चुकाने में लगा देना चाहिए, होम लोन कम कर देना चाहिए ताकि हमारा इंटरेस्ट बच जाए, काफी सारा रिपेमेंट बच जाए या जल्दी होम लोन खत्म हो जाए, या उसको इन्वेस्ट करना चाहिए? कौन सा निर्णय कौन सी कंडीशन में सही रहेगा, ये अगर जानना चाहते हो, ये सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में होम लोन से जुड़ी काफी सारी चीजें आप सीखोगे, जैसे कि ईएमआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए बीच में कहीं पे आपके पास कुछ लमसम पैसा आया, तो उसकी पैसे को अगर आप होम लोन रीपे करने में चुका दोगे, कम करने में प्रिंसिपल, तो उसका फाइनल इंपैक्ट आपके होम लोन के टेन्योर पे क्या आएगा, इंटरेस्ट पे क्या आएगा, ये सारी चीजें इस सिंगल वीडियो में आप देखने वाले हो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और चालू करने से पहले एक और छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका जो सब्सक्राइब का बटन आप हिट करते हो वो हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक छोटा सा केस स्टडी लेंगे, और वो केस स्टडी, लाइव केस स्टडी मैं आपको चलिए सिखाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका लोन चल रहा है, तो सबसे पहले मैं लोन का अमाउंट यहाँ पे डाल रहा हूँ। मान लीजिए आपने लोन लिया 50 लाख रुपए का, और वो ओरिजिनल लोन जो आपने लिया वो 25 साल के लिए टेन्योर है। अब 8.5% मान लीजिए, हम मान के चलते हैं कि ईएमआई है, तो आपका इंटरेस्ट रेट, मतलब नॉट ईएमआई, 8.5% आपका इंटरेस्ट रेट है। तो अब ईएमआई कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहले तो ईएमआई का फॉर्मूला मैं आपको सिखाता हूं। यहां पे आपको क्या करना है, इज इक्वल टू लिखना है और पीएमटी टाइप करना है, पीएमटी, और ब्रैकेट दे देना है। अब देखिए यहां पे आपको पूछ रहा है कि रेट कौन सा डालना है आपको, रेट। तो रेट कौन सा है? इंटरेस्ट रेट 8.5%, उसको डिवाइडेड बाई 12 कर देता हूं, बिकॉज ये 8.5% सालाना इंटरेस्ट है। तो इसको डिवाइडेड बाई 12 करेंगे ईएमआई काउंट करते टाइम। एनपीईआर यानी कि कितने पीरियड्स तक लोन चलेगी। अब यहाँ पे हम ईएमआई मंथली फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें मंथली पीरियड्स देने हैं, यानी कि 25 मल्टीप्लाइड बाय 12, यानी कि जो टेन्योर है मल्टीप्लाइड बाय 12। प्रेजेंट वैल्यू यानी कि लोन कितना ले रहे हो वो माइनस में मैं साइन दे रहा हूं। फिर फ्यूचर वैल्यू जीरो, टाइप जीरो, अगर एसआईपी है तो टाइप 1, ईएमआई है तो टाइप 0, ये याद रखिएगा। तो इससे हमें पता क्या चला कि ये केस में इस व्यक्ति का ईएमआई आएगा 40,261। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि आपके पास ये लोन चल रहा है, मान लीजिए कि 24 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। 24 महीने, नंबर ऑफ ईएमआई पेड जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो 24 है, यानी कि 24 इंस्टॉलमेंट दे चुका, अभी और 23 साल बाकी है। अभी आपके पास टोटल ईएमआई, टोटल मतलब आप 25 साल में टोटल कितना पेमेंट करोगे ये 50 लाख का लोन चुकाने के लिए? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इज इक्वल टू ईएमआई मल्टीप्लाइड बाय टेन्योर मल्टीप्लाइड बाय 12। तो इससे मुझे क्या पता चला? मुझे ये पता चला कि टोटल 50 लाख का लोन चुकाने के लिए मैं देने वाला हूं 1,20,78,406 रुपए, यानी कि करीबन 70 लाख का ब्याज देने वाला हूं। अब देखो, घर खरीदते तब खुशी होती है, बट ये 70 लाख का ब्याज देना है, उसका थोड़ा दुख भी होता है। और हम, हर इंसान चाहता है कि इंटरेस्ट का बर्डन कम हो जाए, लोन जल्दी खत्म हो जाए, ये हर इंसान चाहता है, राइट? और उतने में मान लीजिए कि ये 24 महीने हो चुके, कहीं से आपके पास 5 लाख रुपए आए। अब ये 5 लाख रुपए का क्या करना चाहिए? आपको लोन चुका देनी चाहिए, या आपको इस 5 लाख को निवेश करके लोन को ऐसे के ऐसे चलने देने चाहिए? उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 24 इंस्टॉलमेंट चले गए हैं, ऑलरेडी पे कर दिए हैं, तो आज की तारीख में 50 लाख वाला जो लोन है कितना कम हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट कितना कम हुआ, बिकॉज ईएमआई जो है उसमें आपका प्रिंसिपल भी जा रहा है, इंटरेस्ट भी जा रहा है। और शुरू शुरू के हफ्तों में ईएमआई में क्या होता है, शुरू शुरू के समय में आपका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, प्रिंसिपल कम होता है। तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे मैं पीवी का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, जैसे ईएमआई के लिए पीएमटी का यूज किया था, यहाँ पे मैं पीवी का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। रेट, इंटरेस्ट रेट 8.5% डिवाइडेड बाय 12। अब एनपीईआर में मैं क्या करूंगा, मेरे जितने इंस्टॉलमेंट अभी बाकी है, 23 साल के ही इंस्टॉलमेंट बाकी है, तो 23 साल के रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट में एनपीईआर यानी कि पीरियड में डालूंगा। तो वो मैं कैसे करूंगा, इसका भी मैं एक फॉर्मूला डाल देता हूं। चलिए 25 मल्टीप्लाइड बाय 12, ब्रैकेट ओवर करके माइनस कर देता हूं 24, राइट? यानी कि टोटल 300 महीने में से 24 इंस्टॉलमेंट मेरे चले गए। पीएमटी में कितना ईएमआई दे रहा हूं? ईएमआई में जो दे रहा हूं वो दे रहा हूं 40,261। फ्यूचर वैल्यू यानी कि मुझे जीरो करनी है, लोन चुका देनी है फ्यूचर में, 23 साल के बाद ये लोन बचनी नहीं चाहिए, कोई भी रुपया मेरा आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। और टाइप में जीरो, बिकॉज ये ईएमआई है। तो मुझे पता चला कि 48 लाख का लोन अभी भी बाकी है, यानी कि मैंने जो 24 हफ्ते दिए, 24 इंस्टॉलमेंट पे किए, करीबन करीबन
करीबन करीबन 9.5-10 लाख रुपए पे किए, जिसमें से मेरा होम लोन का जो प्रिंसिपल था वो सिर्फ 1,27,000 के आसपास कम हुआ, यानी कि बाकी का सारा इंटरेस्ट है। राइट, अब ऐसे टाइम पे आपके पास आएगा 5 लाख रुपए, तो आप सोचोगे यार मैं लोन का अमाउंट कम कर देता हूं ताकि मेरा इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। राइट, तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे 4 सिचुएशन बताता हूँ। सबसे पहली सिचुएशन क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि आप अपना जो ये 5 लाख रुपए है वो बैंक को देके आपका ये जो आउटस्टैंडिंग लोन 48 लाख है उसको कम कर दो। राइट, तो रिवाइज आउटस्टैंडिंग कितना होगा, यहाँ पे देखिए रिवाइज आउटस्टैंडिंग 7 नंबर की जो रो है, यहाँ पे मैं रिवाइज आउटस्टैंडिंग आपका 48 लाख बाकी था। अगर मान लीजिए वो आपने पे कर दिया 5 लाख रुपए, तो कितना बचेगा, 43 लैक्स। अब आपका 48 लाख का लोन बाकी था जो 23 साल और चलने वाला था, उसकी जगह पे आप 5 लाख रुपए बैंक को दे रहे हो, जिसकी वजह से प्रिंसिपल कम होगा। उसका इंपैक्ट क्या आएगा, उसकी वजह से आपका जो टेन्योर है वो कम हो जाएगा। टेन्योर यानी कि आपका होम लोन का जो 23 साल चुकाना था उसकी जगह पे जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अभी हम चेक करते हैं कि और कितना टेन्योर बचेगा, कितना बचेगा, मतलब कितने तक कितने ईएमआई देने से ये हमारा होम लोन चुकता हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो 23 साल बचे हैं, बट हमने 5 लाख रुपए दे दिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एनपीईआर पीरियड में फाइंड आउट कर रहा हूँ। अगेन 8.5% डिवाइडेड बाय 12, मैं कितना दे रहा हूँ ईएमआई, 40,000। राइट, मेरा आज का बाकी कितना है, बाकी है रिवाइज आउटस्टैंडिंग, 7 नंबर की कॉलम में जो था वो रिवाइज आउटस्टैंडिंग मेरा बाकी था, वो मैंने ले लिया B7 सेल। फ्यूचर में जीरो रहना चाहिए, टाइप इज जीरो ईएमआई में हमेशा। यानी कि ये बता रहा है मुझे कि 208 इंस्टॉलमेंट मुझे और देने हैं। आप रुपी साइन को आप इग्नोर करो, फॉर्मूला जब भी डालते हैं तो रुपी साइन ऑटोमेटिक आ जाता है। ये रिमेनिंग टेन्योर इज 208 ईएमआई, इतने बाकी है। ओरिजिनल कितने देने थे, चलिए फाइंड आउट करते हैं। ओरिजिनल जो आपका टेन्योर था वो 25 साल मल्टीप्लाइड बाय 12, उसमें से 24 इंस्टॉलमेंट आप दे चुके हो, तो ओरिजिनल टेन्योर आपका 276 महीने का अभी बाकी था, उसकी जगह पे हुआ 208 महीने। राइट, तो रिवाइज टेन्योर आपका रिमेनिंग टेन्योर जो आपका है वो 208 महीने हुआ। तो टोटल आप कितने ईएमआई देने वाले हो, 208 अभी दोगे, ऑलरेडी 24 आप दे चुके हो। सो इसको मैं बदल देता हूं, टोटल ईएमआई पेड। आई होप यहां तक समझ रहे हो। हमने क्या किया, 5 लाख रुपए जैसे ही बैंक को दिया तो हमारा 48 लाख का जो लोन बाकी था वो अब 43 लाख, 43 लैक्स हो गया। उसकी वजह से क्या होगा, अभी लोन में वैसे 276 महीने बाकी थे, वो कम होके 208 महीने हो गए। 208 महीने ये और 24 महीने ये, यानी कि टोटल आपका जो 300 महीने तक 25 मल्टीप्लाइड बाई 12, यानी कि 25 साल में जो 300 महीने थे उतने ईएमआई देने थे, उसकी जगह पे अब 232 ईएमआई देके आपका काम चल जाएगा। राइट, कितने ईएमआई बचे आपके, ईएमआई कितने बचे आपके, ईएमआई सिंपली बचे हैं, मैं 276 माइनस 28 कर दूंगा तो मतलब आपके 68 ईएमआई बच गए। आप सोच रहे हो, 68 ईएमआई बच गए। टोटल आपने कितना पेमेंट किया, 232 ईएमआई मल्टीप्लाइड बाय 40,000, 232 ईएमआई यानी कि 208 ईएमआई बाकी है, 24 पे कर चुके हो। टोटल आप पे करोगे 93 लैक्स, जो पहले पे करने वाले थे 1,20,00,000, 1,20,00,000 आप पे करने वाले थे, उसकी जगह पे अब आप 9 लाख सॉरी 93 लैक्स पे करने वाला हो। तो हुआ क्या, आपने सेव कितना कर लिया, यू सेव्ड हाउ मच, आपने सेव किया 1,20,00,000 माइनस 93 लैक्स, यानी कि आज आपके पास 5 लाख रुपए ज्यादा है। वो अगर होम लोन के लिए आप चुका दे तो प्री पेमेंट कर देते हो, तो उसकी वजह से इंपैक्ट क्या आएगा, उसकी वजह से इंपैक्ट ये आएगा कि आप 27 लाख रुपए बचा लोगे, जहां पे 1,20,00,000 देना था उसकी जगह पे 27 लाख बच गए। तो ये सौदा तो काफी अच्छा लग रहा है, बट क्या इसके अलावा और कोई अच्छा ऑप्शन है, चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। राइट, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उसके पहले मैं थोड़े यहाँ पे फॉर्मूला जो है उसको ठीक कर देता हूँ वापस। इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, फॉर एग्जाम्पल 25 मल्टीप्लाइड बाय 12, पहले भी ठीक ही था, बट मैं इसको थोड़ा बदल इसलिए रहा हूँ बिकॉज 276 जहां पे लिखा है वहां पे मुझे डिलीट करना है, उसकी वजह से कोई इंपैक्ट बदलनी नहीं चाहिए। हाँ, तो अब मैं चाहता हूं ऑप्शन टू में, ऑप्शन टू में क्या है, ऑप्शन टू में हम ये चेक करेंगे कि हम ये जो 5 लाख रुपए है ना उसको इन्वेस्ट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड में। अब फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और हमें 12% रिटर्न वहां पे मिलता है। राइट, बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, नहीं नहीं भाई हमें तो होम लोन जल्दी, अगर मैं आपको कहूं कि भाई 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर दो, आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे होम लोन जल्दी खत्म करनी है। अच्छा, कितनी जल्दी खत्म करनी है, 68 महीने जल्दी खत्म करनी है, यानी कि 232 ईएमआई में आपका काम खत्म हो जाना चाहिए। जो 24 आपने पे किया है और 208 आप पे करने वाले हो, 232 में ही खत्म कर देना है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट
यहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट है, यहां पे 5 लाख का आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे। अब ध्यान से देखिएगा, सेकंड में हम ये चेक कर रहे हैं, सेकंड ऑप्शन में हम ये चेक करेंगे कि आपका आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग आफ्टर 32 मंथ्स कितना है। टोटल ईएमआई आप 232 पे करोगे, तो आउटस्टैंडिंग आफ्टर 232 मंथ्स ये कितना है, 232 महीने के बाद लोन चुकती खत्म हो जाएगी। बट इस केस में 232 महीने के बाद लोन खत्म नहीं होगी, क्यों, अभी भी 68 ईएमआई पे करने बाकी है, बिकॉज आपने 5 लाख रुपए जो है ना वो निवेश किए थे, वो आपने प्री पेमेंट नहीं किया था। तो क्या होगा, 68 इंस्टॉलमेंट जब बाकी है, मतलब कुछ ना कुछ लोन का अमाउंट अभी भी बाकी है, तो वो पहले फाइंड आउट करते हैं। आउटस्टैंडिंग आफ्टर 232 मंथ्स, जहां पे हम ऑप्शन 2 की बात कर रहे हैं कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो 5 लाख था वो इन्वेस्ट कर दिया, इसका मतलब आपके ईएमआई टेन्योर सब कुछ ऐसे के ऐसे ही है। तो यहां पे मैं अभी फाइंड आउट करता हूं कि भाई जब 232 ईएमआई खत्म हो गए होंगे तब मेरा कितना अभी भी प्रिंसिपल अमाउंट बाकी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला डाल रहा हूँ, राइट। 68 महीने अभी भी बाकी है, राइट, 68 महीने। तो ये 68 महीने मैं ले लेता हूँ, जहां पे मैं ईएमआई देने वाला हूँ 40,261, और मेरा होम लोन फ्यूचर में जीरो हो जाना चाहिए, टाइप जीरो। मतलब हुआ क्या, मेरा अभी भी आउटस्टैंडिंग 21 लाख बोल रहा है, 21 लाख रुपए, वहां पे मेरा 27 लाख बच रहा था पहले वाले केस में, यहाँ पे 21 लाख बच रहा है, 21 लाख का अभी भी लोन बच रहा है। बट इसी टाइम पे होगा क्या, आपका फ्यूचर वैल्यू भी इन्वेस्टमेंट का कुछ होगा। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूं, आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, अब 23, इतना लंबा टाइम पीरियड है आपके पास, कितना टाइम है, 208 महीने का टाइम है, बिकॉज 24 इंस्टॉलमेंट हो चुके हैं, और टोटल 232 महीने, उसमें से 24 महीने निकाल देंगे तो 208 महीने आपके पास ये 5 लाख रुपए को ग्रो करने के लिए, यानी कि ये 5 लाख का जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 208 महीने तक ग्रो होगा। कितने महीने तक, 208 महीने तक। तो मैं इसका फ्यूचर वैल्यू निकालता हूँ, फ्यूचर वैल्यू, और यहाँ पे मैं रेट ऑफ रिटर्न जो गिन रहा हूँ ना, वो रेट ऑफ रिटर्न सिंपली 12% गिन के चल रहा हूँ फॉर एजम्पशन पर्पस। एनपीआर यानी कि 208 महीने डिवाइडेड बाय 12 यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। अब मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, मेरा इन्वेस्टमेंट है 5 लाख। तो हुआ क्या, मेरे पास 35 लाख रुपए पड़े हैं, 35 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं म्यूचुअल फंड में। 208 महीने तक अगर मैं इन्वेस्ट करके रखूंगा तो 12% के हिसाब से मेरे पास 35 लाख होंगे। उसमें से, इस 35 लाख में से मैं 21 लाख रुपए निकाल के लोन चुका भी दूंगा, तो भी जो मेरा वेल्थ क्रिएशन होगा वो होगा करीबन करीबन 13,92,000। अब देखो दोनों किस्सों में आपने क्या किया, 232 महीने तक ईएमआई दिए है, तो वो ईएमआई प्लस 5 लाख रुपए आपने जो इन्वेस्टमेंट किए वो भी तो आपने दोनों केसेस में दिया है। तो दोनों केसेस में आपका आउटफ्लो जो है ना वो सेम है। 93 लैक्स आपका टोटल जो है वो ईएमआई के माध्यम से गया, और 5 लाख रुपए आपका या तो प्री पेमेंट या तो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से गया, यानी कि 97 लैक्स 98 लैक्स आपकी जेब में से गए हैं। अब पहले केस में आपके पास वेल्थ क्रिएशन जीरो है, बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं था, तो उसका फ्यूचर वैल्यू आएगा ही नहीं, राइट। तो दोनों केस में 232 महीने में आपका लोन चुकता हो गया, बट आपने अगर ये 5 लाख रीपेमेंट करने की जगह पे इन्वेस्टमेंट किए होते तो आप 13,92,000 का वेल्थ भी क्रिएट कर सकते थे। सिंपल सी चीज है ना, ये 5 लाख रुपए आप जब लोन प्रीपेमेंट कर रहे हो तो आप 8.5% का लोन प्रीपे कर रहे हो, उसकी जगह पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट 12% दे रहा है, तो वो जो 3.5% एडिशनल रिटर्न आ रहा है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, उसके हिसाब से आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। तो ये था सेकंड ऑप्शन। अब चलिए काम करते हैं, मैं थर्ड ऑप्शन की तरफ लेके चलता हूँ, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हम चेक करते हैं। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन क्या है, मैं तो कहता हूं यहां तक कि आप लोग लोन प्रीपेमेंट ही मत करो, अर्ली लोन खत्म ही मत करो, 25 साल तक चलाओ, 25 साल तक आप अपना लोन चलाओ, राइट। तो उसमें क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 नीचे आप पढ़िएगा, प्रीपे अमाउंट इन हैंड एंड रिड्यूस ईएमआई एंड स्टार्ट एसआईपी टू कीप ओरिजिनल टेन्योर। इसका मतलब क्या है कि आज आप, राइट, ऑप्शन 3 में लिख देता हूं, ऑप्शन 3, आप जो आपका लोन है 48 लाख, उसमें से 5 लाख रुपए चुका देते हो। अब इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, रिवाइज ईएमआई कर रहे हो। रिवाइज ईएमआई मतलब, रिवाइज ईएमआई का मतलब यह है कि आपका ईएमआई कम हो रहा है। अभी 48,73,000 रुपए बाकी था, राइट, उसकी जगह पे आपका 43 लैक्स बाकी है, बिकॉज 5 लाख आपने चुका दिए। तो एक ऑप्शन तो यह है कि आपका टेन्योर कम कर दिया, ईएमआई सेम रखा। दूसरा ऑप्शन क्या है, ईएमआई को कम कर देते, टेन्योर को सेम रखते, मतलब 300 महीने तक चलने दो, ओरिजिनल जो पीरियड है वहां तक चलने दो। तो रिवाइज ईएमआई क्या आएगा, चलिए रिवाइज ईएमआई में चेक करता हूं। रिवाइज ईएमआई 8.5% डिवाइडेड बाई 12
एनपीईआर, अब 23 साल बचे हैं, 25 साल, राइट। इसमें मैं फॉर्मूला डाल देता हूं, 25 साल मल्टीप्लाइड बाय 12 महीने माइनस 24 महीने ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूं, यानी कि 23 साल। प्रेजेंट वैल्यू अभी कितना मेरा लोन बाकी है, अभी मेरा जो लोन बाकी है वो है 43 लैक्स। अच्छा, मैं ऑप्शन 3 की जगह पे ऑप्शन 2 में टाइप कर रहा हूं, अभी उसको बदल देते, कोई इशू नहीं है, राइट। अभी उसको मैं बदल देता हूं थोड़ा, इस केस में इसको कंट्रोल एक्स करके यहां पे डाल देता हूं, एंड इसको बदल देते हैं हम अमाउंट में, इसका फॉर्मेट भी बदल देते हैं ताकि आप समझ पाओ। अगर आपने फॉर्मूला नहीं समझा कोई बात नहीं, इतना समझो कि मेरा 40,000 2061 का ईएमआई आ रहा था, 5 लाख मैंने चुका दिया बीच में से एडिशनल, तो उसकी वजह से मेरा लोन का टेन्योर तो इतना ही रहा, मगर अब मेरा जो ईएमआई है वो 40,261 की जगह पे 36,131 आएगा। अब ये जो सेविंग इन ईएमआई है ना, सेविंग इन ईएमआई, इसको कन्वर्ट कर दो एसआईपी में, यानी कि इसका एसआईपी कर दो। तो कितने का एसआईपी होगा आपका? एक तो पॉसिबिलिटी है कि भाई 40,000 का आप दे रहे थे ईएमआई, उसमें से 36,000 बच गए, तो आप ये जो बच रहा है ना पैसा, उसको घर पे लेके मत जाओ, आप तो वैसे भी दे रहे थे 40,000 का ईएमआई, तो ये जो 4,000 बच रहा है ना, उसका एसआईपी कर दो। तब होगा क्या, आपका जो फ्यूचर वैल्यू होगा इन्वेस्टमेंट का, वो क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैं, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू एग्री कि एसआईपी में हम 12% तो रेट ऑफ रिटर्न पकड़ के चल सकते हैं। एसआईपी का और ईएमआई का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, राइट। तो मैं अब डाल रहा हूँ इसके अंदर, अभी समझाने जाएंगे तो वो डिफिकल्ट होगा, बट एक बार आंकड़े आएंगे तो आप अपने आप समझ जाओगे, आंकड़े आएंगे तो आप अपने आप समझ जाओगे, राइट। तो मैं फटाफट इसको कर देता हूँ, फॉर्मूला में डाल देता हूँ, -24 ये हो गया, ओके, ये मेरा हो गया। अब मेरा इन्वेस्टमेंट एसआईपी का है 4,130, और एसआईपी का टाइप 1 होता है, ईएमआई का 0 होता है। तो हुआ क्या, मेरी जो एस ओ ओ मैंने गलती कहाँ पे कर दी, 12% की जगह पे 12 लिख दिया, वापस इसको परसेंटेज में डाल देते एंड फिर से एक बार चेक करते हैं, राइट। हाँ, आई होप आपको दिख रहा है, इसको और छोटा कर देते हैं ताकि सारे नंबर्स जो है वो आपको दिखे, राइट। अब देखिए क्या हुआ, आपने 5 लाख रुपए दे दिए, लोन प्रीपेमेंट कर दिया, बट जो आपका ईएमआई था उसको कम कर दिया, उसका एसआईपी कर दिया, तो 55 लाख का वेल्थ क्रिएशन हो गया। 55 लाख का आपका वेल्थ क्रिएशन हो गया, दिस इज वेल्थ क्रिएशन। चलिए एक काम कर देते, इसको वेल्थ क्रिएशन नाम दे देते, इस कॉलम को वेल्थ क्रिएशन, दिस इज वेल्थ क्रिएशन, राइट। यहाँ अच्छा, ये फ्यूचर वैल्यू ही है, वेल्थ क्रिएशन का हमने अलग से कॉलम बनाया है, तो चलिए वेल्थ क्रिएशन की कॉलम 2 बार कर देते हैं, यानी कि 55 लाख रुपए आप कमाए, लोन प्रीपे करके आप ईएमआई कम करो, उसका एसआईपी करो, राइट। अब देखिए, आप जल्दी क्यों चुकाना चाहते हो, आप आज अगर 40,000 ऑफर कर ही रहे हो तो 23 साल के बाद तो कर ही पाओगे। क्या फर्क पड़ेगा अगर आपका ईएमआई पूरा 25 साल चले या उसमें आप 68 ईएमआई बचा लो, क्या फर्क पड़ेगा? अल्टीमेटली तो हमें पैसा बनाना है ना। क्या इससे कोई और अच्छा ऑप्शन है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4, आई होप आपको स्क्रीन पे शायद दिख रहा होगा, नीचे देखिए ऑप्शन नंबर 4, कि भाई आप इन्वेस्ट कर दो ये पैसे को 23 साल के लिए, 23 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो, और जो ईएमआई चल रहा है उसको चलने दो। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं हम ऑप्शन 4 की तरफ। ऑप्शन 4 में आप क्या करोगे? ऑप्शन 4 के अंदर आप ये अपना जो 5 लाख रुपए है, राइट, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दोगे, तो इन्वेस्टमेंट वुड बी 5 लाख रुपीज। तो ये 5 लाख रुपए का आपने इन्वेस्ट कर दिया, बट अब टेन्योर कितना रहेगा? 25 साल महीने 24 महीने कम। तो उसके हिसाब से मैं फ्यूचर वैल्यू निकाल रहा हूं, फ्यूचर वैल्यू निकालूंगा तो रेट ऑफ रिटर्न 12% पकड़ लिया, लमसम है, राइट। एनपीईआर, तो एनपीईआर में मैं 25 साल -24 है, चलो डायरेक्टली 23 कर देता हूं, लंबा फॉर्मूला में नहीं जा रहा हूं अभी। 5 लाख रुपए एंड टाइप 1, तो 67 लाख रुपए मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे। जब लोन खत्म होगा तब 67 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। अब सोचिए, ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 दोनों किस्सों में, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूं। ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 दोनों में क्या कर रहे हो आप? दोनों में 300 महीने तक आप ईएमआई दे रहे हो, और बीच में 5 लाख रुपए किसी को दे रहे हो। ऑप्शन 3 में आप 5 लाख रुपए बैंक को दे रहे हो, ऑप्शन 4 में आज के आज आप 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड को दे रहे हो, तो यहां पे आपका वेल्थ क्रिएट हो रहा है 67 लाख। तो दोस्तों फाइनली नतीजा क्या निकला? अगर आपको लोन जल्दी खत्म करना ही है, जल्दी खत्म करना ही है, तो बैंक को पैसा मत दो, ऑप्शन 2 की तरफ जाओ, म्यूचुअल फंड में निवेश कर दो। तो आपका पैसा तो 5 लाख आज बैंक में जाए, म्यूचुअल फंड में जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपका तो आउटगोइंग है ही है,
आपको जो 68 ईएमआई बचाने थे, वो 68 ईएमआई तो ऑप्शन 1 में भी बच रहे हैं, 2 में भी बच रहे हैं। अल्टीमेटली आपका ऑप्शन 1 में कुछ वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रहा है। दोनों में आपका आउटफ्लो सेम है, 232 ईएमआई प्लस 5 लाख। यहाँ पे भी 232 ईएमआई प्लस 5 लाख, बट यहाँ पे 14 लाख रुपए आपके वेल्थ क्रिएशन के नाम से बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो, राइट? सेम चीज अगर आप चाहते हो कि 300 महीने तक मैं तो चलाता रहूं, मेरा 40,000 आज अफोर्ड कर रहा हूं तो 25 साल तक तो कर ही पाऊंगा, तो वो करता रहूं, राइट? बट मुझे वेल्थ क्रिएट करना है, तो दो ऑप्शन है। एक, 5 लाख रुपए लोन आज के आज प्रीपे कर दोगे तो ईएमआई कम होगा, उसका एसआईपी कर दो। उस केस में आपका 55 लाख का वेल्थ क्रिएशन होगा। उस केस में आपका 55 लाख का वेल्थ क्रिएशन होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि 5 लाख आज ही म्यूचुअल फंड को दे दो और उसको लमसम में इन्वेस्टेड रहो अगले 23 साल तक, बिकॉज 24 ईएमआई पे कर चुके हो, तो उस केस में 67 लाख बनेगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं होता तो मैं क्या करता, अल्टीमेटली मैं होता तो मैं तो एक ही चीज करता कि आज मेरे पास पैसे और 23 साल का पीरियड है, तो मैं उसको ग्रो होने देता म्यूचुअल फंड में, जहां पे मुझे लगता है कि मैं 12% कमा सकता हूँ। बिकॉज जितना लंबा समय है ना, उतना मेरा कंपाउंडिंग का इंपैक्ट ज्यादा है। अगर सोचो, सिंपल सी बात है, जब तक आपको लगता है ना आपका इन्वेस्टमेंट लोन के ईएमआई से ज्यादा कमाने वाला है, तो सिंपल सा नो ब्रेनर है, लोन क्यों चुकानी 8.5% की, उसकी जगह पे उसको चलने दो और जो आपके पास पैसा पड़ा है उसको निवेश होने दो। अगर यही लोन का पीरियड आपका 3-4 साल ही बाकी होता तो शायद मैं आपको ये सलाह नहीं देता, बट यहाँ पे 23 साल बाकी है। अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का टेन्योर आपका बाकी है, तो वो टेन्योर आपको कंपाउंडिंग का काफी अच्छा इफेक्ट दे सकता है। सो मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर आपके पास समय लंबा है, अभी भी आपका टेन्योर काफी बाकी है, तो जितना हो सके उतना लंबा टेन्योर करके आप अपना जो बीच बीच में पैसा आता है उसको होम लोन चुकाने की जगह पे आप निवेश करो। डेफिनेटली उस केस में आपकी वेल्थ क्रिएशन के जो चांसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं। सो आई होप आप लोगों को बेसिक कैलकुलेशन और मेरा जो मंतव्य है वो समझ में आ गया होगा, राइट? अल्टीमेटली तो इतना ही है। आप चेक करो, आपको लगता है कि 2-3% ज्यादा कमा सकते हो आप होम लोन के मुकाबले, और आपके पास टेन्योर लंबा है, तो होम लोन प्रीपे करने का गलती नहीं करना है। यही गलती आप करते हो, बिकॉज क्या होता है, आपको मन से एक संतोष मिलता है कि मेरा होम लोन जल्दी खत्म हो जाएगा। पर आप सोचिए, उस किस्से में, उस चक्कर में आप काफी सारा कंपाउंडिंग का जो गोल्डन पीरियड का अपॉर्चुनिटी हो ना, वो गवा देते हो। कंपाउंडिंग का सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलता है? जो समय ज्यादा देता है इन्वेस्टमेंट को। आप 232 महीने तक इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना चालू भी करोगे, तो आप सोचिए आपका एज उस टाइम पे क्या होगा और कितना टाइम मिलेगा आपको अब वेल्थ बनाने के लिए, कंपाउंडिंग के लिए। सो राइट, सो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आंसर मिल गया होगा कि अगर बीच में कहीं पे पैसे आते हैं तो क्या करना चाहिए, होम लोन चुकाना चाहिए, नहीं चुकाना चाहिए, बीच में प्रीपेमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो थोड़ा बहुत आपको इस वीडियो से हेल्प मिल चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे इसे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज कहना भूल गया, कह देता हूं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।